बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज जो हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 कारपोरेशन। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर से पहले मैं आपको कारपोरेशन के हवाले से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको जो लेक्चर है वो आसानी समझ आ जाए। ठीक है बेटे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, फ़ंड इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करती है, जिसमें पहला तरीका ये होता है कि वो शेयर्स को इशू कर देती है। ठीक है, शेयर्स यानी स्टॉक्स को इशू कर देती है। स्टॉक्स के थ्रू जो पैसा उनको मिलेगा वो उससे अपना बिज़नेस रन करेंगे। ठीक है, वो पैसा तमाम पूरा पैसा किस में लगाएंगे? बिज़नेस में लगाएंगे। दूसरा ये है कि वो डिबेंचर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स को सेल करके जो पैसा हासिल करते हैं उससे अपना बिज़नेस जो है वो अपने बिज़नेस में वो पैसा लगा लेते हैं। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा ये तरीका इस्तेमाल करती है फ़ंड इकट्ठा करने का कि वो बैंक से लोन ले लेती है। ठीक है, उससे बिज़नेस रन करते हैं। लेकिन इन तीनों में से आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है शेयर्स यानी स्टॉक वाला। ठीक है, कि स्टॉक को सेल करके किस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ़ंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है बेटे, अगर शेयर्स की बात की जाए ना तो शेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास कॉमन स्टॉक शेयर्स भी आ जाते हैं, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इन दोनों में बेटे डिफरेंस क्या होता है? अगर डिफरेंस को देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो सबसे पहले उन लोगों को दी जाती है जो प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स को ख़रीदा होता है, जिन लोगों ने। ठीक है, यानी इनकम जब कंपनी ने इनकम मिली कंपनी को, तो उस कंपनी की जो इनकम को सबसे पहले किसको दिया जाता है? प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स वालों लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच जाता है, ठीक है, वो किसको दिया जाता है? कॉमन स्टॉक शेयर्स को। ठीक है, जिनके पास प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स किस चीज़ के? कि वो डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, जब किसी कंपनी का किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कॉरपोरेशन का डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाता है ना, तो प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स वालों के पास वोट नहीं होते, वो वोटिंग नहीं कर सकते। हाँ, कौन वोटिंग कर सकता है? जो कॉमन स्टॉक शेयर्स रखते होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो इसी हवाले से पढ़ना है, स्टॉक्स के हवाले से, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉरपोरेशन की, और कॉरपोरेशन की जो हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन है क्या? बेटे, कॉरपोरेशन एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसे इदारे को हम बोलते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ लॉ क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ का क्या मतलब है वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे। और बेटे एक बात याद रखनी है कि इस इदारे में ओनर्स सेपरेट होते हैं। ठीक है, यानी सेपरेट होने का क्या मतलब है कि ओनर्स इस एंटिटी, इस इदारे को नहीं चलाते। ठीक है, यानी जो लोग पैसा लगाते हैं वो और हैं। ठीक है, और जो इसको चलाएंगे वो और होंगे। यानी डायरेक्टर एक ऐसा बंदा होगा जिसका उस कॉरपोरेशन में कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, कॉरपोरेशन के ओनर को बेटा हम स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जिन्होंने उस कॉरपोरेशन के शेयर्स खरीदे होंगे। ठीक है, कॉरपोरेशन को हम बेटे दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाती है प्राइवेटली हेल्ड और दूसरी हमारे पास आ जाती है पब्लिकली हेल्ड। ठीक है, प्राइवेटली हेल्ड के दो नाम हैं, एक प्राइवेटली हेल्ड और दूसरा क्लोजली हेल्ड है। ठीक है, और जो प्राइवेटली हेल्ड कॉरपोरेशन होगी वो अपने स्टॉक को पब्लिक के लिए ऑफर नहीं करेगी। ठीक है, नाम ही हमें बता रहा है कि प्राइवेटली हेल्ड, यानी बनाई गई है प्राइवेट बंदे के लिए। ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं। तो अब वो अपने स्टॉक्स को पब्लिक के लिए ऑफर नहीं करते, इसलिए इसके जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो चंद होते हैं, फ्यू होते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिकली हेल्ड जो है हमारे पास कॉरपोरेशन, वो अपने स्टॉक को पब्लिक के लिए ऑफर करती है, इसलिए इसके हज़ारों की तादाद में स्टॉक होल्डर्स मौजूद होते हैं। बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन जो है एक बहुत ही अहम टाइप है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की अगर इसकी खसूसियात की बात की जाए ना तो हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटे नाम ही हमें बता रहा है कि एक सेपरेट, ठीक है, लीगल मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंटिटी इदारा,
सेपरेट का मतलब क्या है कि इसमें जो ऑफिसर्स या मैनेजर्स होंगे जो कंपनी को रन कर रहे होंगे उनका कोई हिस्सा नहीं होगा कंपनी में, ठीक है। यानी वो ओनर नहीं होंगे, एक सेपरेट लोग होंगे, ठीक है। जो राइट्स और ड्यूटीज़ उनको दी जाएंगी, अगर वो उन ड्यूटीज़ को ठीक से नहीं निभाते, ठीक है, अच्छे से नहीं निभाते, तो उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास नंबर 2 है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स। बेटे लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, हमने लास्ट चैप्टर में भी लिमिटेड लाइबिलिटी में पढ़ा था, लेकिन इसमें नाम आ गया साथ स्टॉक होल्डर्स का। स्टॉक होल्डर्स जो होंगे वो लायबल नहीं होंगे कि वो अपने पर्सनल एसेट्स में से, यानी उनके पास अपना जो घर है, अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें से कंपनी के डेट्स को पूरा करें, ठीक है। ये भी एडवांटेज आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट्स। ओनरशिप को ओनरशिप के जो राइट होंगे वो आसानी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे में। यानी जब भी एक बंदा जिसने स्टॉक्स जो हैं वो ख़रीदे हुए हैं, ठीक है, वो जब चाहे, जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़े, तो वो अगर किसी को सेल करना चाहता है वो स्टॉक्स, वो बआसानी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी दूसरे बंदे को सेल कर सकता है, यानी कि ईज़िली जो है ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस लाइफ। इसमें अगर किसी स्टॉक होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या वो एक्सीडेंट में मर जाता है, ठीक है, तो भी कॉरपोरेशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी फॉर स्टॉक होल्डर। कॉरपोरेशन को चलाने वाले उसके एजेंट्स होते हैं, ठीक है। कॉरपोरेशन को जो चलाते हैं वो क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम मैनेजर या ऑफिसर कहते हैं। एजेंट कौन होगा? मैनेजर या ऑफिसर। स्टॉक होल्डर्स उसके ऑफिसर्स या मैनेजर्स नहीं हो सकते। जो भी जितने भी स्टॉक होल्डर्स होंगे वो उस ऑफिसर या मैनेजर नहीं होंगे। उनके पास कोई पावर नहीं होती कि वो अपने कोई राय बिजनेस को चलाने के हवाले से दें, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉरपोरेशन में लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ईज ऑफ कैपिटल अकोमोलेशन, ठीक है। ईज ऑफ कैपिटल अकोमोलेशन का मतलब है स्टॉक खरीदना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बआसानी जो है वो आप कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो। अब इसकी बेटे चार वजूहात होती हैं, ठीक है। पहली वजह ये होती है कि कॉरपोरेशन के डेट्स के लायबल नहीं होंगे स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। दूसरी वजह ये होगी हमारे पास स्टॉक को बआसानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टॉक को क्या कर सकते हैं? आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। इसे वो जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वही हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइफ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टॉक होल्डर्स कॉरपोरेट एजेंट नहीं होते, यानी वो खुद जो है कॉरपोरेशन को रन नहीं करते। ये तमाम फ़वाइद ऐसे हैं जिनकी वजह से एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करना आसान हो जाता है और बआसानी जो है कैपिटल मिल जाता है। उसके बाद बेटे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में पहली जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास है गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट या स्टेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी ज़रूरी होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन स्टेट के कंट्रोल में होती है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इस तरह की तमाम रेगुलेशंस और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को बआसानी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को पूरा करना ज़रूरी होता है, ये एक डिसएडवांटेज आ जाता है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज है हमारे पास कॉरपोरेट टैक्सेशन। कॉरपोरेशन को टैक्स अदा करना ज़रूरी होता है, जो कि कॉरपोरेशन के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। स्टेट या फेडरल जो हैं वो कॉरपोरेशन की इनकम का 40% टैक्स की सूरत में ले लेती है, और इसके बाद भी जब डिविडेंड तकसीम किया जाता है, इनकम तकसीम की जाती है, तो तकरीबन 15% टैक्स के तौर पर डिडक्ट कर लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इस सेक्शन में बेटे हमने जो पढ़ना है वो है कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी कॉस्ट और इसकी मैनेजमेंट को हमने देखना है कि कॉरपोरेशन किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का बेटे सिंपली मतलब ये होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी का आरओसी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसे हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन का सिंपली मीन कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंपनी इज़ नाउ रजिस्टर्ड। मतलब अगर आरओसी ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसका मतलब कि नाउ कंपनी इज़ नाउ
अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी कंपनी तब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं बनती जब तक कि आरओसी के पास यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में रहती है। इस स्टेज में किसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होगा? वो रोल होगा प्रोमोटर्स का। बेटे प्रोमोटर्स कहा किसको जाता है कि जिसको कंपनी बनाने का आइडिया जिस पर्सन को आया हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन को कंपनी बनाने का आइडिया आया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोमोटर। ठीक है, प्रोमोटर कौन होता है? जिसे कंपनी बनाने का आइडिया आया हो। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन करने का आइडिया जिसको आया हो उस पर्सन को हम किसी भी कंपनी का प्रोमोटर कह सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का आइडिया आया तो आप उस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, तो बेटा जब कोई कॉरपोरेशन बनाई जाती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट से एक चार्टर लिया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो चार्टर एप्लीकेशन को स्पेशल स्टॉक होल्डर साइन करेगा जिसे हम इनकॉर्पोरेशन या प्रोमोटर्स बोलते हैं। और जब एप्लीकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और फीस पे कर दी जाएगी तो चार्टर को इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड देन कॉरपोरेशन इज़ फॉर्म्ड। उसके बाद इन्वेस्टर्स उस कॉरपोरेशन के स्टॉक्स खरीदेंगे। ठीक है, स्टॉक होल्डर्स से मिलेंगे और इलेक्ट किसको करेंगे? डायरेक्टर्स को। बेटा ये एक थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ा सा ना आपने इसको समझना है कि एक चेन बनेगी कि किस तरह से वो चेन बनती है। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस या हम इसको ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। ये वो कॉस्ट है जो किसी कॉरपोरेशन को ऑर्गेनाइज करने पर लगती है। इसमें हमारे पास लीगल फ़ीस आ जाती है, प्रोमोटर्स फ़ीस आ जाती है और चार्टर जो हमने लिया था गवर्नमेंट से, उस चार्टर को ख़रीदने पर जो पैसा लगता है वो तमाम की तमाम कॉस्ट आ जाती है। इन तमाम कॉस्ट को कॉरपोरेशन के डेबिट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये कॉस्ट उसी वक्त इसलिए डिटर्मिन कर ली जाती है क्योंकि इससे फ्यूचर में डिटर्मिन करना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। बेटे फिर होता क्या है कि तमाम स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। हर शेयर्स पर हर स्टॉक होल्डर का एक वोट होता है। यानी अगर एक बंदे के पास कॉरपोरेशन के 2 शेयर्स होंगे तो वो 2 वोट दे सकता है। अगर 50% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट कर लिया जाता है। अगर कोई स्टॉक होल्डर मीटिंग में मौजूद ना हो, फिर क्या होगा? अगर जब कोई स्टॉक होल्डर मीटिंग में मौजूद नहीं होता तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक प्रॉक्सी साइन कर दे किसी भी एजेंट को कि वो एजेंट उसके हिस्से का वोट दे। उसके बाद डायरेक्टर जो है वो प्रेसिडेंट बहुत से वाइस प्रेसिडेंट और ऑफिसर्स को इलेक्ट करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट को फाइनेंस, प्रोडक्शन और मार्केटिंग की रिपोर्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे इसके बाद ना हमारा एक टॉपिक है वो है स्टॉक होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन। बेटा ये टॉपिक हमने नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक ऑफ कैपिटल स्टॉक। ये टॉपिक बेटे आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने ये टॉपिक करना है। कौन सा? बेसिक ऑफ कैपिटल स्टॉक। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है कॉमन स्टॉक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक को इशू करने का मतलब है कि ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट यानी पेड इन कैपिटल अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा। मतलब कि कैपिटल में जो रकम अदा की जाएगी सिर्फ उसका इम्पैक्ट बताएगा और बाकी जो रकम बचेगी उसके इफ़ेक्ट को या उसके इम्पैक्ट को नहीं बताएगा। बेटे इसको जो है अच्छे से समझने के लिए हम जब एग्जांपल्स करेंगे इसकी तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अ, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इशूइंग पर वैल्यू स्टॉक। इसमें बेटे हम देखेंगे कि जो स्टॉक इशू किए गए हैं वो एट पर के हिसाब से किए गए हैं, अबव पर यानी प्रीमियम के हिसाब से किए गए हैं, या फिर बिलो पर यानी डिस्काउंट के हिसाब से किए गए हैं। तो हमने इन तीनों को देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो है इशूइंग पर वैल्यू स्टॉक एट पर। बेटे पहले तो ये बात जहन
में अच्छे से बिठा लें कि जब स्टॉक को इशू किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो उसके बदले में कंपनी को वो अमाउंट मिलती है जो हर स्टॉक या शेयर की रखी होती है, ठीक है, कंपनी ने। यानी जब कंपनी स्टॉक इशू करेगी तो दो चीज़ें होंगी इसमें, एक एसेट होगा जो स्टॉक के बदले कंपनी रिसीव करेगी, और दूसरा उस स्टॉक की जो वैल्यू मुख्तस की जाएगी कंपनी की तरफ से वो होगी, ठीक है। तो बेटे एट पर के हिसाब से जब कंपनी स्टॉक इशू करती है तो हम दोनों की अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, एक जो एसेट मिला स्टॉक के बदले और दूसरा पर वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू जो है उसको। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास के डिलन स्नोबोर्ड्स ने $30,000 के शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, और हर शेयर की पर वैल्यू जो है वो $10 है, ठीक है। जो हमारे पास कितनी वैल्यू है, $10 है। तो बेटे अगर शेयर $10 का है, ठीक है, तो 30,000 शेयर्स की कितनी अमाउंट बनेगी? सिंपल है, हम 30,000 के शेयर्स को 10 से ज़रब दे देंगे तो 3 लाख कैश बन जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा एसेट्स में, डेबिट कर देंगे। जैसे कि टेबल में नज़र आ रहा है हमें, आपको नज़र आ रहा होगा कैश की एंट्री में हमारे पास 3 लाख एसेट आ जाएगा, और कॉमन स्टॉक 10 पर वैल्यू के हिसाब से 30,000 शेयर्स की वैल्यू 3 लाख भी एंट्री हो जाएगी एज अ क्रेडिट ऑफ कंपनी, ठीक है। उसके बाद बेटे हमें नेक्स्ट लास्ट लाइन में हमें उसने बताया है कि इनकम जो हुई है, ठीक है, वो है हमारे पास 65,000, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट जो टेबल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम इसमें इनकम को भी ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमारी 65,000 आई थी। तो टोटल स्टॉक होल्डर की जो इक्विटी है हमारे पास $3,65,000 हो जाएगी, जो कि आपको पहले टेबल में नज़र आ रही है, ठीक है, 3,65,000। 3 लाख जो स्टॉक सेल किए हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 65,000 है वो इनकम है, ठीक है। 30,000 के स्टॉक्स 10 पर वैल्यू के हिसाब से 3 लाख जमा 65,000, जो कि आपने को टेबल में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है इशूइंग पर वैल्यू स्टॉक एट प्रीमियम। बेटे प्रीमियम का मतलब है अबव पर, यानी जब कॉरपोरेशन अपने स्टॉक को पर वैल्यू से ज़्यादा चार्ज करे। फॉर एग्जांपल के स्टॉक $10 का है और कॉरपोरेशन उस स्टॉक को $12 का सेल करती है, तो $2 ज़्यादा मिले, ठीक है, कंपनी को, तो वो $2 प्रीमियम कहलाते हैं। उसे हम पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पर वैल्यू भी बोलते हैं। पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पर वैल्यू मतलब पर वैल्यू से एक्सेस कर गई है वैल्यू, ठीक है, यानी 10 पर वैल्यू से, ठीक है, एक स्टॉक के, और 12 हमने जब कंपनी ने ली तो पर वैल्यू को एक्सेस कर गई, इसलिए हम इसका दूसरा नाम क्या आता है, पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पर वैल्यू, और इससे इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं। प्रीमियम को ना ही हम रेवेन्यू बोलते हैं, ना ही बेटे हम इसको इनकम में इंक्लूड करेंगे। सेम पहली एग्जांपल की तरह $30,000 के शेयर्स को अब $10 पर स्टॉक नहीं बल्कि $12 के हिसाब से एक शेयर सेल किया गया है, और कैश हमारे पास 12 ज़रब 30,000 करें तो $3,60,000 बने, और इसमें से कॉमन स्टॉक $3 लाख और 60,000 प्रीमियम के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम हमारे पास कितना आ गया, 60,000, ठीक है। नेक्स्ट टेबल जो है 13.5 हमें भी बता रहा है कि बैलेंस शीट में $10 के हिसाब से $3 लाख और प्रीमियम $60,000, और फिर जो अर्निंग हुई वो कितनी थी, $65,000। सबको हमने जमा किया तो टोटल हमारे पास $4,25,000 इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास है इशूइंग पर वैल्यू स्टॉक एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यहाँ ये होगा बिलो पर, यानी जितनी स्टॉक की वैल्यू हो उससे कम पैसों पर स्टॉक को अगर सेल किया जाए कॉरपोरेशन की तरफ से तो उसका मतलब है कि डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। ये तो हमारे पास पहला कॉमन स्टॉक हमने इसको रीड कर लिया, तीनों थे हमारे पास एट पर वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम, तीनों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से तीनों समझ आ गए होंगे। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इशूइंग नो पर वैल्यू स्टॉक, ठीक है। बेटे नो पर वैल्यू का मतलब सिंपल ये है कि ऐसे स्टॉक होते हैं जिन पर स्टॉक होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है, और बैलेंस शीट में ये पहले की तरह ही कैश को डेबिट किया जाएगा और इक्विटी में हमारे पास
कॉमन स्टॉक आ जाएंगे और दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। सिर्फ इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम इनकम को नहीं इंक्लूड करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि इसमें नो पर वैल्यू है, ठीक है, यानी कोई वैल्यू यानी कोई इनकम नहीं दी जा रही। बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है इशूइंग स्टेटेड वैल्यू स्टॉक। इसको पर वैल्यू के हिसाब से इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। बेटे ये हमारे पास कॉमन स्टॉक की तीसरी टाइप है, ठीक है, थर्ड टाइप है। जैसे कि नाम बता रहा है कि एक स्टेटेड वैल्यू असाइन की जाएगी, जो वैल्यू असाइन की जाएगी वो लीगल कैपिटल कहलाएगी और क्रेडिट की जाएगी स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कॉरपोरेशन $1000 के शेयर्स जो है वो इशू करती है, जिसकी स्टेटेड वैल्यू 40 डॉलर पर शेयर है, ठीक है, $1000 के शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, ठीक है। स्टेटेड वैल्यू इसकी कितनी है, 40,000 पर शेयर है, लेकिन $50 कैश जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। $40 पर शेयर है लेकिन रिकॉर्ड कितनी की जा रही है, $50 पर शेयर, ठीक है। यानी $40 पर शेयर के हिसाब से सेल किए जाएंगे, लेकिन $50 पर शेयर के हिसाब से रिटर्न किया जाएगा। मतलब ये होगा कि $10 पर शेयर फ़ायदा दिया जाएगा किसको, शेयर होल्डर्स को। इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, स्टेटेड वैल्यू स्टॉक होल्डर बोलते हैं, ठीक है। यानी एक वैल्यू स्टेट कर दी गई है कि अगर आप 40 रुपये के हिसाब से शेयर ख़रीद रहे हो और आपको मिलेंगे कितने, आपको $50 पर शेयर के हिसाब से आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। $10 आपको फ़ायदा दिया जाएगा किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। एक वैल्यू स्टेट कर दी गई है। उसके बाद बेटे हमारे पास जो चौथा और लास्ट पॉइंट है वो है इशूइंग स्टॉक फॉर नॉन कैश एसेट, ठीक है। बेटे सिंपल सी बात है कि अगर कॉरपोरेशन नॉन कैश एसेट यानी जैसे कि हमारे पास आ जाती है लैंड है, ठीक है, उस पर स्टॉक इशू कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लैंड है $1,05,000 की, उस पर $4,000 के शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू $20,000 हो तो 4,000 शेयर्स का कॉमन स्टॉक कितना आ गया, $80,000 हमें मिल गया, जो कि हमें टेबल में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो $1,05,000 की लैंड हो तो कितने हमारे पास, $80,000 का हमने शेयर्स दिए हैं, ठीक है। तो $25,000 जो है वो क्या है, एक्सेस अमाउंट के तौर पर कॉमन स्टॉक में ऐड हो जाएगा और दोनों साइड्स को क्या कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट में बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। बेटे इसके साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर कोई भी इशू आपको आता है आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।